नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि बिल्कुल ही दायरे के अंदर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और ये दायरा बहुत ही ट्रंकेटेड है। इनफैक्ट कल से ही मार्केट्स में जो मूवमेंट है वो एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है और उस रेंज को ही मार्केट्स आज भी प्ले करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पर निफ्टी की अगर बात किया तो करीब करीब 90 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में है। सेंसेक्स 230 अंक नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि 450 अंक नीचे है और मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। यानी कि इंडेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो बाजार दायरे में है, लेकिन अगर आप इंडेक्स के बाहर नजर डालेंगे तो बाजार में एक अच्छी खासी वीकनेस है। और वीकनेस इस तरह की है कि 400 शेयर तेजी में और 1850 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 6 से 7 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खरीदारी आज सिर्फ ऑटो में है, थोड़ी बहुत खरीदारी वहां पर दिखेगी, लेकिन आपको पीएसयू बैंक, रियल्टी, एनर्जी, हेवी सेल ऑफ यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अरुण मंत्री मौजूद है हैदराबाद से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, अरुण से बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ऑन अ फेस ऑफ इट मार्केट रेंज में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज मार्केट में एक अच्छी खासी वीकनेस है। आप कैसे प्ले कर रहे हो इंडेक्स को? सुमित जी, गुड आफ्टरनून अगेन। सुमित जी, क्लियरली नेगेटिव व्यू है अभी मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं, और जब भी सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे तो मार्केट में मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली ऐसे कोई लेवल नहीं है कि कोई ब्रेकडाउन या कोई क्रैश की अभी संकेत है, पर करेक्शन है कि आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग 24,100 24,150 वहां तक मुझे लग रहा है क्लियरली आनी चाहिए। तो निफ्टी में मेरा थोड़ा कॉशियस व्यू है और सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली जो कुछ नेगेटिव होना था वो हो चुका है, पर पोजिशनली मुझे लग रहा है एक बार वापस मार्केट 24,100 24,150 वहां तक आने चाहिए। जैसा कि आपने शुरू की कमेंट्री में सही कहा, मार्केट में जो रियल पेन है वो निफ्टी के बाहर है, जहाँ निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है पेन और जारी रह सकता है, क्योंकि कल के जो भी गेन्स थे मिड कैप्स में वो आज फुल्ली गिव अप कर चुके हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले इस एक्सपायरी तक, जो कि परसों होनी है, मार्केट में थोड़े नीचे के लेवल देखने को मिल सकते तो 24,100 जो आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या इसको निफ्टी बैंक लीड करेगा या ये बाकी सेक्टर की तरफ से आएगा प्रेशर? हैं। तो मुझे क्लियरली निफ्टी बैंक लीड करेगा, और निफ्टी बैंक 54,000 से 53,800 53,800 से 54,000 वहां तक मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक भी नीचे में आना चाहिए। तो निफ्टी बैंक लीड करेगा। निफ्टी बैंक के साथ फिन निफ्टी के भी जो कॉन्स्टेंट्स है वहां पे भी वीकनेस है। निफ्टी आईटी में भी एक अच्छे मूव के बाद वीकनेस नजर आ रही है। तो निफ्टी आईटी वैसा बेरिश नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है नीचे में बाइंग आ सकती है, पर प्योरली शॉर्ट टर्म करेक्शन में निफ्टी आईटी और बैंक्स, ये दोनों सेक्टर मुझे लग रहा है नीचे मार्केट को लेके जा सकते तो निफ्टी आईटी और बैंक्स ये दोनों यानी कि दो हाईएस्ट वेटेज, एक की 17%, एक की 21% वेटेज इंडेक्स में, और यही शायद इंडेक्स को नीचे लेके जाएंगे भी। अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहां पर खरीदारी कहां पर बिकवाली है। तो आज निफ्टी में जो खरीदारी देखने को मिली उसमें हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एम&एम, यहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली वाली साइड पे अगर आज कहीं बिकवाली देखने को मिल रही है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर अदानी समूह में से अदानी एंटरप्राइजेस में कल का स्टार परफॉर्मर था। एनटीपीसी, सिप्ला, एसबीआई, कुछ और ऐसे नाम जहां से प्रेशर है। एसबीआई इनफैक्ट सेकंड डे है जबकि नंबर्स के बाद प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है या तेजी है उसमें मैक्स हेल्थ केयर, बायोकॉन, यस बैंक, विशाल मेगामार्ट जहां पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ स्टॉक की बात की जाए मिड कैप में तो सबसे ज्यादा प्रेशर है कमिंस इंडिया में, पेटीएम में, गोदरेज प्रॉपर्टी में, यूनियन बैंक में, जहां से दबाव आता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम आता है न्यूजेन सॉफ्ट का, चंबल फर्टिलाइजर का, तेजस नेटवर्क का, नारायण हृदयालय का, जहां पे खरीदारी है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पे स्मॉल कैप में आज जो नाम है उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर है, रेलटेल है, रिलायंस पावर है और हिमाद्री केमिकल है, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अरुण सर, इन सब में से जरा हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नजर डालो आप। एथर की आज लिस्टिंग हुई है, एथर के पास इनका स्टेक भी है, सो शायद वही बाजार डिस्काउंट कर रहा था, इसके दम पर आज खरीदारी है, या ये वनडे वंडर है, बहुत ज्यादा मूव नहीं आएगा इसमें गोइंग फॉरवर्ड? हैं। देखिए सुमित जी, ओवरऑल ये स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है, और रिसेंट रैली में भी मार्केट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो शॉर्ट्स भी काफी है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है, थोड़ा डिप में बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। 3850 का एक लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट भी है।
तो डिप मिलेगा, मुझे लग रहा है मार्केट में जाते जाते और थोड़ा सेलिंग अगर आए तो मार्केट में या फिर हीरो मोटो में आपको डिप आ सकता है। 3850 के आसपास मिलता है तो इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है और 4000 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 4000 तक के लेवल गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, मोमेंटम कैरी कर सकता है बेसिकली। चलिए आगे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके सामने माध्यम अलग अलग आएंगे ही टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और उसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे फेसबुक यूट्यूब पर भी। आप वहां पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं सीधे सीधे। पहला सवाल जो आया है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर आया है। 415 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनकी, और अरुण सर इन्होंने मीडियम टर्म के पोजीशन ली थी, तो अभी ये एग्जिट करें या होल्ड करें? आप मान भी रहे हो कि आईटी में प्रेशर रहेगा, तो क्या वीकनेस है ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक है, इसका क्या इस्तेमाल करें? सुमित जी, पुल बैक पे एग्जिट कर दे, स्टॉक में ओवरऑल वीकनेस है, नो डाउट रिसेंटली स्टॉक चला है पर मोमेंटम फिजल आउट होने के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है। तो 385 इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस अगेन सुमित जी काफी दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है और उछाल मिलता है अगर स्टॉक में, जिसकी उम्मीद मुझे लग रहा है कम है, स्टॉक में उछाल आ सकता है। उसकी उम्मीद कम है इसलिए मुझे लग रहा है 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर उछाल मिलता है स्टॉक में तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। तो स्टॉक में नई पोजीशन ना बनाए और 385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो 385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और नई पोजीशन के अंदर ना बनाइए, ये आपको एक राय दी गई है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे की तरफ जरूर है, लेकिन फिर भी आपके लिए अभी नियर टर्म यही स्टॉप लॉस उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अरुण सर, नागराज जी का एक सवाल आया है, ये 2 शेयरों में फंस गए हैं। पहला है टाटा पावर, 470 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, बहुत ऊपरी लेवल पे खरीदारी है, करेंगे इसमें। और दूसरा है ईपेक ड्यूरेबल, 490 के दाम पे यहाँ पर भी खरीदारी है, क्या किया जाए? देखिए सुमित जी, टाटा पावर अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो नीचे में मेरे को लग रहा है 370 का अच्छा बेस है। तो 370 365 इसके नीचे मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर वहां पे जाता है, अगर और ऐड करना चाहे तो वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो टाटा मोटर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। पर ई पैक का पावर। चार्ट नेगेटिव है और ई पैक अगर 335 का लेवल तोड़ता है तो उसमें और वीकनेस बढ़ सकती है। तो ई पैक पे 335 पे नजर रखें, 335 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और जहां तक टाटा पावर की बात है, 370 365 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एवरेजिंग करें, मुझे लग रहा है वहां से अच्छा मोमेंटम वापस ऊपर का देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर और ईपेक ड्यूरेबल पर आया तो आपने सुनी, साथ साथ टाटा मोटर में भी एक बोनस राय आपको अरुण सर ने दे दी। क्रॉम्पटन को लेकर जयदास साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस दाम पर क्रॉम्पटन कंज्यूमर को खरीदा जा सकता है? अरुण सर आप क्या मानते हो? तो मुझे 340 के ऊपर इसको खरीदना है। इसका चार्ट मैंने रिसेंटली आज सुबह ही स्टडी किया था, स्टॉक का चार्ट एकदम साइडवेज है और 340 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता स्टॉक में बाइंग की सलाह नहीं है। अगेन 11 रुपए दूर है पर बेटर है आप ट्रिगर पे ही खरीदें। तो फिलहाल अवॉइड करें, 340 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो 340 के ऊपर निकले तब आप बाय करके चलें स्टॉक को, ये आपको एक राय दी गई है क्रॉम्पटन कंज्यूमर के संदर्भ में। राकेश तायल साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं, ये बोल रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 700 शेयर हैं इनके पास 124 रुपए के दाम पर। अब ये फर्दर एवरेज करें कि ना करें? 120 रुपए है अभी का दाम, यानी 3-4 रुपए नीचे नहीं खरीदारी से। एक सवाल मतलब इसमें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जब ये आया था आईपीओ तो 3.7 के प्राइस टू बुक पर था, अब करीब करीब 5 के प्राइस टू बुक पर है। सो क्या ये जोन सही है? 115 110 सही है अगर फंडामेंटल साइड पे भी देखें तो? देखिए सुमित जी, स्टॉक तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं थोड़ा महंगा भी है और स्टॉक से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से ओवरऑल ग्रुप ने परफॉर्म किया है तो इससे भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और इसका हमेशा से आपको वैल्यूएशन हमेशा रीच ही रहेंगे। पर फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं है। जब से रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद कंटिन्यूस स्टॉक डाउन ट्रेंड में अभी हो चुका है। इसको एवरेजिंग करना है तो 115 के आसपास करना चाहिए। 115 एक लेवल है जहां से स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। तो फिलहाल एवरेजिंग ना करें या कोई एडिशन ना करें। 115 के आसपास आता है तो वहां पे एडिशन करके चलते तो 115 के अराउंड कहीं मिले तब एक बार को आप एवरेज करें, और अभी के लिए फिलहाल इसको आप दूर भी रहेंगे तो कोई बहुत इससे हार्म होना नहीं है, सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नैना गोयल जी के पास है 290 रुपए के दाम पर,
और वेदांता है 416 रुपए के दाम पर। ये लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित है, तो इनका सवाल ये है कि लंबी अवधि में क्या टारगेट रहेगा और लंबी अवधि के लिए क्या स्टॉप लॉस रखें। तो मुझे पहला टारगेट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का 332 के आसपास है। उसके ऊपर 349 के पहले टारगेट्स रहेंगे, तो 332 349 ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के टारगेट्स है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है इनका, तो स्टॉप लॉस ये डेफिनेटली मेंटेन करें 270 के आसपास। तो 270 इसका मजबूत सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो होल्ड भी करना चाहिए। ऊपर में मेरे को लग रहा है वापस स्टॉक 332 और 348 तक के लेवल दिखा सकता है। दिक्कत एक ही है सुमित जी, अभी जो भी चीजें इंडिया पाकिस्तान की जो चल रही है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं। वेदर ये वार होगा नहीं होगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया कभी हिस्ट्री नहीं रही कि इंडिया कभी वॉर शुरू करे। पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा होगा, सभी की एक्सपेक्टेशन है। तो मार्केट में इसी वजह से जब भी करेक्शन आए, तो उस करेक्शन में मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे स्टॉक को बाई करना चाहिए। फिलहाल 270 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में 332 और 348 ये टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले दिन में देखने को मिल सकते तो अरुण सर, क्योंकि आपने बात उठाई दी है, सो अगर वॉर जैसी सिचुएशन अराइज होती है, तो ये जो पोर्ट कंपनियां हैं या फिर वो कंपनियां हैं जो कि आउटर पार्ट ऑफ इंडिया पे हैं, इनके लिए कितना बड़ा थ्रेट रहेगा, या इन पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? दो ही मेजर पोर्ट कंपनियां, अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, सो क्या किया जाए इनमें अदरवाइज? हैं। तो देखिए सुमित जी, ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अडानी का तो वैसे ज्यादा आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में भी ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है साउथ इंडिया में, इसके बड़े पोर्ट्स है। तो वहां पे भी डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एक यूफोरिया आप कह सकते हैं खतरा बना ही रहता है पोर्ट्स वगैरह पे। पर मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, प्लस टेक्निकली भी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स में जब भी पैनिक करेक्शन आता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का इशू चलेगा सुमित जी, ये कब होगा क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी एक घंटे पहले भी काफी रूमर्स आए, अगेन वापस कुछ ना कुछ अब मार्केट में ऐसा चलता ही रहेगा जब तक वो चीज हो ना जाए। तो मुझे लग रहा है जब तक ये इशू चलेगा मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव रहना चाहिए। पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसा स्टॉक अगर गिरावट मिलती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एडिशन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे गेन्स ये कंपनी दे सकती है। ओके, तो कोई भी पैनिक स्टेट बचती है, गिरावट आती है, तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को एक बार को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। शक्ति दत्ता शुभांकर साहब पूछ रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस और आरएसआई को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इस्तेमाल करें? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है सुमित जी। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करते हैं तो 21 डे और 50 डे, ये जो हम लोग यूज करते हैं सुमित जी, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में 21 डे 50 डे आपको देखना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेता है। और आरएसआई आपकी ओवरबॉट जोन में नहीं होने चाहिए। होप ये आरएसआई वगैरह के बारे में एटलीस्ट ये जरूर यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा पोजिशनल लंबा ट्रेड लेते हैं तो वीकली चार्ट में 100 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस को यूज करें, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है। आरएसआई अगेन ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन वो आपको मान के चलनी है। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं तो 20 50 डे मूविंग एवरेज का यूज करें। अगर मीडियम टर्म ट्रेड लेते हैं तो 100 और 200 डे मूविंग एवरेज का यूज करें। वो अच्छे लेवल्स होंगे आपको सपोर्ट या एडिशन करने के लिए। ओके, तो आपको एक राय दी गई है कि अगर आपको आरएसआई यूज करना है या एवरेजेस यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। अमित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद है गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार सर। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर। नमस्कार सर, अमित मेरे जी। पास एशियन हाँ मेरे पास एशियन पेंट के शेयर है सर, 2450 पे शेयर है सर। ओके, और अमित जी कितना क्या करें सर उसमें? हाँ कितना टाइम इसे और देंगे आप? सर, शॉर्ट टर्म में 1 से 2 महीने के लिए मैंने लिया था एक से इसको। ओके, अरुण सर, एशियन पेंट्स वो बीच में जो नंबर्स को लेकर इश्यूज, कंपटीशन का कंसर्न, ये सब चीजों के चलते नीचे तो आ गया। अब यहां से कितनी नीचे की गुंजाइश, पहली चीज। दूसरा, क्या ट्रेडिंग के लिए ज्यादा बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा बेटर है? क्रूड भी नीचे आया है, किया क्या जाए? तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेलेंट स्टॉक है। ट्रेडिंग तो यूजुअली स्टॉक में हम ज्यादा रिकमेंडेशन आते नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम देता नहीं है। और ट्रेडिंग के लिए ऐसी स्टॉक चूज करें जहाँ पे मोमेंटम फास्ट रहे, वॉल्यूम को स्टॉक रेस्पेक्ट करे, प्राइस को रेस्पेक्ट करे, कि चार्ट को रेस्पेक्ट करे कि चार्ट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से स्टॉक में भी मोमेंटम आना चाहिए। पर एक्सेलेंट स्टॉक है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2300 2350 इसका स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। तो गिरावट मुझे लग रहा है आनी चाहिए, नो डाउट क्रूड नीचे है, पर स्टिल टेक्निकली मुझे लग रहा है 2350 तक स्टॉक आपको मिल जाएगा।
तो 2350 के आसपास मिलता है, तो उसको ऐड जरूर करना चाहिए। तो 2350 के आसपास कहीं मिले आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आइडियल स्टॉक नहीं है कि एफएमसीजी कंपनी वैसे भी स्लो होती है। सो आप कोई मोमेंटम बेस्ड स्टॉक पकड़िए, वो ज्यादा आपको अच्छा स्विंग एटलीस्ट मार्केट में देगा शॉर्ट टर्म के लिए। इसके अलावा एक सवाल साईं प्रवीण साहब का आया है, ये एंट्री लेवल पूछ रहे हैं मिसेस बेक्टर फूड को लेकर। आप क्या राय रखते हो अरुण सर? पहले तो ये स्टॉक सही है कि नहीं, दूसरा अगर सही है तो कहां पर ऐड करें? सुमित जी, शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव है। अगर इसका आप चार्ट देखते हैं तो 7-8 दिन से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है, तो कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है। जब मार्केट चल रहा था जब भी स्टॉक गिर रहा है, तो फिलहाल कोई एडिशन की सलाह नहीं है, और स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको 1400 के भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर इनको कोई कंपल्शन नहीं है स्टॉक को बाई करने के लिए, तो बेटर है अवॉइड करके ही चले। और अगर कंपल्शन है तो? तो मुझे कंपल्शन है तो फिर तो सपोर्ट का वेट करें 1380 1400 के आसपास। 1380 एक सपोर्ट है, अगर ये बाई करना चाहते हैं तो 1380 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी 40-45 रुपए दूर है, तो वहां पे एंट्री करें। पर मेरी सलाह रहेगी सुमित जी, बेटर स्टॉक को अवॉइड करके चले। अगर इनका ये फेवरेट स्टॉक है तभी 1380 का वेट करके। चलिए, तो अगर आपको कंपलसरी ऐड करना है तो 1380, वरना अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर है। इसके अलावा सुहास गोडबोले साहब का एक सवाल आया है, इनके पास 1140 रुपए के दाम पे डॉक्टर रेड्डीज है, ये 6 महीने ऐसे होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें? मुझे होल्ड करें स्टॉक, टेक्निकली अपने बड़े सपोर्ट के आसपास है। एग्जैक्ट इनका बाई प्राइस सुन नहीं पाया, पर मुझे लग रहा है 1120 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। स्टार्ट और पे। ओवरऑल मुझे लग रहा है फार्मा में एक मोमेंटम बनेगा आने वाले दिन में। ट्रम्प की तरफ से भी बयान लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई भी ट्रेड डील बनती है इंडिया और यूएस के बीच में, तो फार्मा उसके एजेंडे में जरूर रहेगा। तो फार्मा स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है, और 1120 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। तो 1120 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, और फार्मा के जो ट्रिगर बन रहे हैं उनके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। अनमोल सिंह साहब पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस में क्या करें, 240 रुपए के दाम पर लिया है, 200 शेयर इनके पास है, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने खरीदारी की है, क्या इसमें रहें या निकल जाए? सुमित जी, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे लग रहा है धीरे धीरे एक बार वापस से स्टॉक 248 250 तक आ सकता है। तो जो भी 15 रुपए बन रहा है एक बार का बुक करें। स्टॉक बेहतरीन है, नो डाउट, टेक्निकली अच्छा लग रहा है अभी भी। पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म करेक्शन 248 तक आ सकता है। तो बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक करें, डिप में फिर ऐड करके चल सकते ओके। कृष्णा जी के पास एक तरफ है IRFC 130 रुपए के दाम पर, और दूसरी तरफ है HAL 4300 रुपए के दाम पर, और दोनों में ही इनका नजरिया एक साल का है, और ये दोनों ही सबसे ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर भी है पिछली तेजी के बाद। अब क्या करें इनमें? तो मुझे IRFC वैसे मेरा शॉप ये इन्वेस्टमेंट के लिए रहा है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस बढ़ेगी इसमें। जिस हिसाब से टेक्निकल ब्रेकडाउन आया और रिजल्ट्स भी थोड़े आप कह सकते हैं खराब आते हुए नजर आए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है IRFC आपको नीचे के लेवल्स दिखा सकता है, 115 116 तक के भी लेवल्स IRFC में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में कोई अभी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बड़े सपोर्ट्स के आसपास है। HAL का चार्ट काफी मजबूत है, और जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन चल रही है, थोड़ा बहुत सेक्टर फ्लेवर में हो सकता है। तो HL में बने रहने की सलाह है। अगर नीचे के लेवल्स पे बाइंग है तो 4100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जरूर लगाते हैं। ओके, तो 4100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस HLA केस में आप जरूर लगाइएगा, लेकिन दोनों में जो बायस है वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट साइड पर है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग साइड के। इसके अलावा अनमोल सिंह साहब के पास, अनमोल सिंह साहब से तो बातचीत हो चुकी है। एक सवाल आया है RVNL को लेकर, आसनसोल से सौम्यजीत साहब का यह सवाल है। इनके पास RVNL के 355 रुपए के दाम पर खरीदारी है, इनको तीनों तरह की राय चाहिए, शॉर्ट मिड लॉन्ग, क्या करना चाहिए इसमें? ये शॉर्ट टर्म में क्लियर एग्जिट है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है शॉर्ट टर्म में। 346 के आसपास स्टॉप लॉस था, उसी के लोज बनाया है। अगर और थोड़ा रुक सकते हैं तो 343 इसका इंट्राडे या फिर पोजिशनल सपोर्ट है। तो वैसे तो स्टॉक में वीकनेस है, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 320 की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 343 का लगा ले, एग्जैक्ट उसी के आसपास चल रहा है। शॉर्ट टर्म में अभी वीकनेस है, लॉन्ग टर्म अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में चार्ट अभी भी मजबूत है, और ओवरऑल जब तक 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए का करेक्शन स्टॉक में आ सकता है।
तो 10 से 15 रुपए तक के आसपास से करेक्शन यहाँ पे स्टॉक में शायद आता हुआ दिखाई पड़ा, तो उस हिसाब से भी आपको नजर रखनी होगी। एक सवाल आया है पंकज मित्रा साहब का, ये 50,000 रुपए के आसपास का कैश लेकर बैठे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कोई गैस कंपनी आप इन्हें बता दीजिए जो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करके बैठ सके, कोई नाम? देखिए सुमित जी, गैस कंपनीज में मुझे वैसे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस के स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं आते, कभी रिकमेंड किए भी नहीं है। आईजीएल एमजीएल में मेरा इतना बुलिश व्यू रहा नहीं है, स्टॉक साइडवेज भी रहे। तो अगर गैस में ही लेना है तो बेटर है गेल के साथ जाए। गेल एक बेटर स्टॉक है, पर गेल की भी एक एंट्री आपको नीचे अच्छी मिलेगी 184 185 के पास। तो गेल को नोट करके रखें, 184 के आसपास मिलता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो 184 के आसपास गेल बेटर लग रहा है। एक बारी गैस स्टॉक में इनको भी देखना आप, अदानी टोटाल और अदानी अदानी टोटाल को, क्योंकि ये भी उसमें आता है लेकिन इस पे आमतौर पर चर्चा होती नहीं है। सो ये कैसा दिख रहा है अदरवाइज? वैसे टेक्निकली सुमित जी इसको भी मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है, पर टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है और कोई नकार भी नहीं सकता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट है। और इसका जो एंट्री लेवल बनेगा सुमित जी 630 के आसपास एक्सीलेंट एंट्री बन सकती है, क्योंकि 630 से ही इसका ब्रेकआउट आया है। तो डिप मुझे लग रहा है 630 तक आता है, तो ये स्टॉक भी एक कॉन्ट्राबेट के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 615 के आसपास लगाना है। ओके, तो 615 के आसपास एक स्टॉप लेके आप अगर चाहो तो अदानी टोटल भी देख सकते हो, लेकिन आमतौर पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है तो उस पार्ट को आप लोग नकारिएगा नहीं, इसलिए गेल इज द सेफेस्ट वन। रावत साहब पूछ रहे हैं कि पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक, इनकी 400 रुपए के दाम पर खरीदारी है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सुमित जी, क्लियर स्टॉप लॉस लगाना है 355 का। 355 इसके मल्टी वीक्स लोज है। एग्जैक्टली वहीं से वापस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और 369 के आसपास चल रहा है। मैक्स बाउंस मुझे लग रहा है 380 390 तक आ सकता है, तो उस बाउंस में एग्जिट कर दे, प्राइस तक का वेट ना करे और नीचे में 355 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 355 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पीसीबीएल के अंदर फिलहाल तो बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। इसके अलावा गवली अजय साहब का एक सवाल आया है, ये टाइटन या कल्याण, इनमें से कोई एक ज्वेलरी कंपनी पूछ रहे हैं कि इनमें अगर किसी में निवेश करना हो तो अरुण सर आप किसमें करोगे, आपकी राय? सुमित जी, नो ब्रेनर टाइटन ही रहेगा, कंपैरिजन में भी टाइटन रहेगा। और ओवरऑल गोल्ड कंपनीज में टाइटन, मनप्पुरम और मुथूट, ये दो तीन कंपनीज है जो ओवरऑल गोल्ड सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज रहे या गोल्ड में कारोबार वाली कंपनी में रहे, तो टाइटन, मनप्पुरम और मुथूट इसके बाहर जाना नहीं है। मेरा पॉजिटिव व्यू कल्याण पे भी नहीं है, सेनको ज्वेलर्स पे भी नहीं है, तो वहां पे तो डेफिनेटली निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इवन पीसी ज्वेलर्स को भी अवॉइड करने की भी सलाह रहेगी, काफी लोग उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। पर अगर लेना है तो टाइटन हमेशा से ही फेवरेट पिक रहेगा। ऐसा क्यों अरुण सर, टाइटन ही खाली क्यों? सुमित जी, मुझे गोल्ड का जो सेक्टर है ना, थोड़ा मुझे हाईली हाईली रिस्की और रेगुलेटेड सेक्टर लगता है, पर और उसकी मूवमेंट जो है कमोडिटीज पे भी ज्यादा होती है। और ओवरऑल हिस्ट्री जो रही है गोल्ड सेक्टर में, काफी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल पैसा है वो ज्यादा बना के दिया नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट जहाँ पे अच्छा रहे, जहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट बड़ा रहे, टाइटन वैसे प्योर गोल्ड में नहीं है, काफी सेगमेंट्स में है, तो इसीलिए मुझे टाइटन पे थोड़ा ज्यादा भरोसा है। और सेकंड, जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है मनप्पुरम, मुथूट, वो भी अच्छे ग्रुप से आती है, और जिस हिसाब से गोल्ड में मोमेंटम ऊपर का आया है तो उनके एयूएम भी बड़े होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी बड़ी होगी। तो ऐसे कंपनीज पे ध्यान दें जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा रहे और बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि सेनको कल्याण के प्रॉस्पेक्ट अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, पर मुझे लग रहा है बेटर टाइटन रहेगा, जो एक ज्यादा सेफर और साउंड कंपनी मुझे नजर आता है। तो टाइटन ज्यादा बेटर साइड पर आप नजर रखिएगा, वो फिर भी सिचुएशन वाइज थोड़ी बेहतर दिख रही है। इसके अलावा संतोष जोशी साहब का एक सवाल है, ये प्रशंसक भी हैं आपके। एलएनटी इन्होंने ले रखा है 3650 रुपए के दाम पर, अब इन्हें क्या करना चाहिए निवेशक की लंबी अवधि के, क्या फर्दर एवरेज करें? तो मुझे डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं, ये एक अच्छा लेवल है। इनफैक्ट जब हम पिछली बार भी मिले थे, जब भी स्टॉक 3250 3300 के आसपास भी था, अभी भी वहीं पे है, एग्जैक्टली मुझे याद है। और ये स्टॉक एवरेजिंग के लेवल भी है, तो डेफिनेटली एवरेज करें, नीजक रिएक्शन के लिए तैयार रहे, क्योंकि मार्केट अभी आप सभी को पता है, मार्केट जिस इवेंट का वेट कर रहा है वो इवेंट कभी भी हो सकता है, होगा नहीं होगा अगेन कहना मुश्किल है, पर टेक्निकली अच्छे लेवल्स है, इस लेवल्स पर डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। तो टेक्निकली लेवल बढ़िया है, अगर आपको यहाँ पर कहीं ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट अगेन केवीएट एक ही है कि बड़ा इवेंट अवेट हो रहा है मार्केट में, उस इवेंट के हिसाब से ही बाजार चलेगा, तो उस चीज को भी
हो जाने दीजिए या हो गया है, जैसे आपकी स्थितियां बने उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। इसके अलावा प्रकाश सिंह साहब के पास इंडस टावर है, 395 रुपए के दाम पर खरीदारी है। अभी पूछ रहे कि इन्हें करना क्या चाहिए अपनी सिचुएशन में। देखिए सुमित जी, उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इनका बाई प्राइस एग्जैक्ट मैं सुन नहीं पाया, पर टेक्निकली एक करेक्शन मोड में स्टॉक जाएगा और 379 के आसपास चल रहा है। स्टॉक में वीकनेस मुझे लग रहा है बनती हुई नजर आ रही है, तो बेटर है स्टॉक से एग्जिट ले लें। अगर एग्जिट नहीं लेते हैं, अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस 374 का लगा के रखें। 374 के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस और बढ़ सकती है। तो पिछली बार भी अरुण सर जब हम जुड़े थे तो हमने दो ही तीन शेयरों पे बात की थी टेलीकॉम के, एक तो भारती एयरटेल, एक इंडस टावर और भारती हेक्सा। और तब भी ये बात तय हुई थी कि इनमें शायद नियर टर्म टॉप की फॉर्मेशन हो रही है। अभी भी सेम स्टांस है आपका? मुझे इंडस टावर पर तो डेफिनेटली टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। भारतीय एयरटेल में थोड़ा नेगेट हुआ है, ऊपर वापस स्टॉक अच्छा जा रहा है। न्यूज भी आई है, जो स्टार लिंक रिलेटेड जो भी बातें चल रही है, सैटेलाइट की जो न्यूज आई है, उसकी वजह से मोमेंटम थोड़ा बना है। आई डोंट नो कितना उसका रिलेशन है, पर स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। पर अगर टेलीकॉम में लेना है तो प्योर टेलीकॉम में तो आप सुमित जी, एक ही स्टॉक है भारतीय एयरटेल। अगर आप प्योर टेलीकॉम की बात कर रहे हो, रिलायंस सेकंड बड़ा प्लेयर है, तो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एक्सॉकॉम में तो डेफिनेटली बेरिश व्यू नहीं है, वहां पे डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह है। पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं इंडस टावर से, तो इंडस टावर मुझे लग रहा है रिजल्ट भी खराब आए हैं, डिविडेंड भी नहीं आया है, तो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड इंडस टावर की तरफ से आना चाहिए, तो उसी वजह से सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव स्टॉक के लिए बनते नजर आ स्पेशल डिविडेंड की बातचीत हुई थी मार्केट में, जो आया नहीं, और शायद इसीलिए बाजार ने थोड़ा थम्स डाउन दिया है इसको। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है, हमारे साथ आशीष है दिल्ली से। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैंने मजदॉक ले रखे हैं 1550 से 20 शेयर, और जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं 378 से 100 शेयर। क्या करें? तो ये दोनों समय के लिए लिया आपने आशीष जी? सर प्रॉफिट के लिए लिया है, आप बताइए कितना टाइम लगेगा प्रॉफिट आने प्रॉफिट में? कितना? तो आशीष जी प्रॉफिट कितना परसेंट पे आप खुश हो जाएंगे? सर 20% तो होना चाहिए शायद। 20%, चलिए। तो क्या करा जाए अरुण सर? एक तरफ है माझगांव डॉक, करीब 20 शेयर लिए इन्होंने 1550 रुपए के दाम पे, और दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल, और दोनों में इनको 20% प्रॉफिट की उम्मीद है। रीजनेबल प्रॉफिट है। आप क्या राय रखते हो? है जी। अगर मैचडॉक 1500 में लिए तो स्टॉक तो 3000 चल रहा है। मेरे ख्याल से इनका स्टॉक तो डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो 20% से ज्यादा तो 5 गुना इनका हो ही चुका है। 20-20 अगर भी गिनते हैं तो 100% का मुनाफा तो मैचडॉक में है। आई थिंक ये जियो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे इनको जरूर थोड़ा नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं। पर मैचडॉक में जहां तक बात है सुमित जी, 2800 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है, और 2800 पे इनको ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट चलता गए तो आप प्रॉफिट बुक ना करें। तो 2800 पे ट्रेनिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जियो फाइनेंस वैसे स्टॉक अच्छा है, पर इन्होंने थोड़ा ऊपर बाई किया है, और नीचे में मुझे लग रहा है 245 तक या 248 तक स्टॉक आ सकता है। तो 240 248 के बीच में मिलता है, तो वहां पे ऐड करके चलें, ताकि आपका जो ओवरऑल प्राइसिंग वो नीचे आ जाए। तो ये दोनों सलाह यही रहेगी, मैचडॉक और जियो दोनों स्टॉक को अच्छे चुने। और मैचडॉक पे तो मेरे ख्याल से इनका मुनाफा डबल हो चुका है स्टॉक भी। तो 2800 का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगाए, और 240 के आसपास जियो फाइनेंस आता है, तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं अगर मुझे? तो जी आपने सर, बीस जी सुन परसेंट रहा की हूँ उम्मीद सर। रखी थी, पैसा डबल हो चुका है, निकले क्यों नहीं अभी तक आप? जी सर, बस वही कि अभी इसको होल्ड रखें या एग्जिट करें, वो अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अब आपको उम्मीद, आपको क्लियर हो गया कि करना क्या है आपको? जी सर जी। जियो फाइनेंशियल में सर अभी होल्ड रखें, जो तो लॉस पे है। आपको वही बताया अरुण सर ने कि आप यहाँ होल्ड कर सकते हो, इसको थोड़ी ऊपर ही खरीद है, नीचे कहीं आपको जो लेवल ठीक है बताया गया सर। उसके हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू शुक्रिया सर, आशीष जी थैंक यू। सवाल पूछने के लिए। एक सवाल रोहिणी मित्तल जी का आया है अरुण सर। इन्होंने वेदांता के 418 रुपए के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं 2 से 3 सालों के लिए। और इनका एक कंसर्न ये है कि क्योंकि इस कंपनी के शेयर प्लेज हैं, क्योंकि इस कंपनी में डेट है, तो ये सेफ बेट रहेगा आगे या नहीं रहेगा? सुमित जी, प्लेज तो काफी दिनों से इशू है, पर ओवरऑल इस सेक्टर में बात करते हैं तो मेरा फेवरेट प्ले हमेशा से ही वेदांता, हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील रहा है। हिंडाल्को
टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील रहा है। वेदांता मेरी हमेशा से प्रेफरेबल पिक रही नहीं है, पर काफी चीजें हैं जो वेदांता के लिए एक्साइट होती है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। जो भी डीमर्जर की बातें हैं, 4 से 5 कंपनी में जो भी डीमर्जर होना है, ये सभी चीजें इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं और मैनेजमेंट का भी आप कह सकते हैं इसमें उन्होंने हमेशा से ही इसको कहा है कि डीमर्ज करना चाहते हैं। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रिफरेबली मेरा बेट टाटा स्टील, हिंडाल्को या जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा अगर आप ओवरऑल इस सेक्टर में बात करते हैं। वेदांता के टेक्निकल लेवल जरूर नोट करें। टेक्निकली मुझे लग रहा है 395 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है। 395 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मार्च के लो जो है 395 के आसपास है। तो जब तक 395 होल्ड कर रहा है, स्टॉक में बने रहे। 395 के नीचे अगर स्टॉक जाता है किसी भी वजह से, तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और बड़ा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है। तो 395 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 25 रुपए दूर है, 20 से 25 रुपए, पर सपोर्ट उसी के आसपास स्टॉक का बना हुआ है। ओके, तो 395 को ऐसा स्टॉप लॉस आप मान के चलिए और नंबर्स पे नजर रखिए, क्या डिटेल आती है, क्या अपडेट्स आते हैं, उसके हिसाब से आप काम करिएगा। एक सवाल आया सर कि रामकृष्ण फोर्जिंग किस भाव पर बाय करना चाहिए, क्योंकि रामकृष्ण फोर्जिंग लगातार टूट रहा है, वो बीच में इन्वेंट्री वाली खबर के बाद से 600 के नीचे भी मूव कर गया था। आपकी राय? मुझे लग रहा है ये स्टॉक 500 की तरफ बढ़ रहा है। आई डोंट नो ये जाएगा नहीं जाएगा, पर टेक्निकली लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो 500 से 520 तक ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल तो खरीदारी की सलाह नहीं है। मल्टीपल वीकली सपोर्ट्स के एग्जैक्ट लोअर रेंज के आसपास है। तो यहाँ से वीकनेस अगर बढ़ती है तो 500 के आसपास स्टॉक आ सकता है। तो अगर इन्होंने खरीदा नहीं है तो बेटर है अवॉइड करें, और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। पर जहां तक स्टॉक की बात है, मुझे लग रहा है एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। सो बेटर इज कि आप 500 रुपए की तरफ कहीं जाता दिख रहा है, अभी के लिए अवॉइड करिए, नीचे देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ एंटर करना है। एक और सवाल आया साईं प्रवीण साहब का, इनके पास रिलायंस के शेयर है, 500 शेयर है और 1130 रुपए के दाम पे खरीदारी है। इनका पूछना यह है कि अगर वॉर का फियर बढ़ता है तो रिलायंस में क्या करना चाहिए? डेफिनेटली गिरेगा, कोई नो ब्रेनर है। अगर वॉर का सिचुएशन होता है तो रिलायंस वन ऑफ द मेजर पार्ट है। और आप कह सकते हैं एक इंडेक्स हैवी वेट है, और इंडेक्स गिरेगा तो रिलायंस पे भी उसका असर जरूर आएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कोरिलेशन है नहीं, पर आप कह सकते हैं वॉर जैसी सिचुएशन में रिलायंस जैसी कंपनीज के स्टॉक भी जरूर गिरेंगे, क्योंकि इंडेक्स का हैवी वेट है। और करेक्शन का एक दौर मुझे लग रहा है चालू हो चुका है, और ये करेक्शन मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 1370 या 1350 तक एक बार वापस हेल्दी करेक्शन स्टॉक में हो सकता है। तो उस करेक्शन के लिए तैयार रहे। हल्का फुल्का करेक्शन 2-3% का होगा, और ओवरऑल ट्रेंड इसका काफी मजबूत है, तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 के आसपास की बाइंग है। एक बार का मुझे लग रहा है 1350 तक एक बार वापस स्टॉक नीचे में आ सकता है। तो 1350 तो एक बार को नीचे की तरफ और आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट तो रहेगा। आपकी खरीदारी बहुत अच्छे दाम पर है तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। एक सवाल कुलवीर शेखौन साहब का आया है। इनके पास एनएमडीसी के शेयर हैं 65.5 रुपए के दाम पर। इन्होंने 10 से 15% के आसपास से गेन की उम्मीद लगा रखी है स्टॉक में। करना क्या चाहिए, कहां तक के टारगेट्स और कहां का स्टॉप लॉस? तो मुझे इनको स्टॉप लॉस लगाना है 62 के आसपास। 62 जो है इसका मेजर सपोर्ट है। 62 के आसपास ही काफी बार स्टॉक अटका है। ऊपर में पहला टारगेट 69 और 72 तक के रहेंगे। वैसे स्टॉक में कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं, स्टॉक साइडवेज है। इसलिए लेवल जरूर नोट करें, नीचे में 62, ऊपर में 69 और 72। इसी के आसपास आता है तो स्टॉक से निकल जाए, और नीचे में स्टॉप लॉस 62 का जरूर मेंटेन करें। 62 का एक नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बने रहिए, वो ज्यादा बेटर आपको राय दी गई है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम है नहीं। सो 69 ऊपर और 70 के आसपास कहीं मिले तो आप थोड़ा बहुत पैसा लेकर निकल भी सकते हैं। बाबूलाल चारण जी हमारे साथ मौजूद हैं झालावाड़ से बातचीत करने के लिए। बाबूलाल जी नमस्कार। हाँ जी सर। हेलो। जी बाबूलाल जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर। सर मैं जानना चाह रहा था। हेलो। Okay. हाँ सर, सर सुन मैं पा रहे जानना हैं, चाह पूछिए रहा अपना था, मेरे सवाल। पास जी शिपिंग के 377 शेयर हैं, और वो Okay. 1366 पे मैंने लिए थे, और मैंने एवरेज करने के बाद 998 पे भी आए हैं। ठीक है। तो सर मुझे और कितना और रुकना पड़ेगा? वैसे आप कितना समय दे सकते हो उसे बाबूलाल जी? सर मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने।
1 से 2 महीना, ओके। अरुण सर, जीई शिपिंग ये पिछली तेजी में चला भी नहीं, कमबैक में वापस ऊपर आया भी नहीं, और इन्होंने खरीदारी कर करके इसका एवरेज भी नीचे लिया है, 998 के आसपास आ गया है। अब क्या करें ये? देखिए सुमित जी, वैसे स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है और 850 का एक सपोर्ट स्टॉक का बनाया है, और 850 अगर ब्रीच होता है तो फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ सेल ऑफ स्टॉक में आ सकता है। तो 850 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वैसे स्टॉक में एक ऐसा रुझान बन रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के संकेत दिखा सकता है। तो 998 जो इनका प्राइस है वहां तक आने के चांसेस भी है, तो स्टॉक को होल्ड करें, पर 850 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हम्म, तो 850 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करिए और अपनी पोजीशन के अंदर बने रहिए। ये आपको एक राय जी शिपिंग के संदर्भ में दिया गया, लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए कि इस तरह का फॉल आया था स्टॉक में, ये थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेंगे इस समय के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया है आबिद साहब का, ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस के चार्ट के ऊपर आपका व्यू क्या है? इसमें ये एंट्री लेने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि इसमें चार्ट में वीकनेस है कि नहीं है। इनके हिसाब से प्रमोटरी खरीदारी 608 रुपए के दाम पर है। आप क्या राय रखते हो? देखिए सुनील जी, चार्ट एकदम साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है, पर स्टॉक का ट्रेंड एकदम न्यूट्रल है। नीचे में मेरे को लग रहा है जब तक ये स्टॉक 600 का लेवल होल्ड कर रहा है, काफी मोमेंटम ऊपर का बन सकता है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक साइडवेज नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो खरीदारी की सलाह नहीं है, जब तक ये स्टॉक प्रॉपर बुलिश संकेत ना दे दे, तो अभी तो खरीदारी की सलाह नहीं है। पर 600 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी स्टॉक में बढ़ सकती ओके, तो 600 के नीचे जाएगा तो वीकनेस थोड़ी सी और एक्सटेंड कर सकती है, सो उस पार्ट को आप ध्यान रखकर ही यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ साहब आपके प्रशंसक भी हैं, अदानी ग्रीन पे ये एंट्री लेवल पूछ रहे हैं आपका, तो क्या करना चाहिए ना अदानी ग्रीन में? है। अडानी ग्रीन में मुझे लग रहा है सुमित जी, वैसे अगेन ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, पर अगर एंट्री करनी है तो एक्सेलेंट लेवल जो है 920 से 930 के बीच में, उसी के आसपास से स्टॉक चल भी रहा है। तो यहाँ से हो सकता है स्टॉक एक बार रिवर्स हो, तो एंट्री करने के लिए 920 930 शॉर्ट टर्म में अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 895 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 820 920 930 के बीच में मिलता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते तो अदानी ग्रुप को लेकर आपने एक भी स्टॉक पे एंट्री करने की राय नहीं देते हो अरुण सर, ऐसा क्यों? पहले चीज, और दूसरा, चलो अगर मान लो आपको राय देनी भी पड़े अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो आप किसको आइडेंटिफाई करोगे? सुमित जी, मैं 4 ही कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, आपके साथ भी शेयर किया था, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी पोर्ट्स, और अगर चौथा स्टॉक लेना है तो अडानी पावर। ये चारों स्टॉक पे ही मेरी व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन इसीलिए नहीं देता हूँ क्योंकि इसका ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, नो डाउट लास्ट 2 दिन में ट्रेंड थोड़ा बदला है। और अडानी पोर्ट्स का, अडानी पावर का, अडानी एसीसी का, अंबुजा का हमेशा से ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। तो इसीलिए 3 से 4 स्टॉक सेलेक्ट करके रखें, अगर किसी को लेना है तो उनमें से ही सुमित जी हमेशा से सलाह देते हैं, और अच्छा पैसा भी उन सभी स्टॉक्स में बना है बारिंग एसीसी। एसीसी अभी तक पैसा नहीं बना है, पर उसका चार्ट भी अभी भी पॉजिटिव है। तो अदानी समूह में से अगर आपको कुछ भी पिक करना है तो ये नाम, 4-5 नाम आपको अरुण सर ने बताए हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके हिसाब से ही खाली निवेश करिएगा। इसके अलावा हमारे साथ राकेश गौतम साहब मौजूद हैं जामनगर से बातचीत करने के लिए। गौतम जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सुमित सर। नमस्कार गौतम जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके, और बस कहाँ निवेश किया आज आपने? सर, मैंने वेलस्पन कारपोरेशन का लिया था सर, 45 शेयर 835 रुपए के हिसाब से, ये अंशुल सर के रिकमेंडेशन के अनुसार। ठीक है, तो सर अभी तो इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है अगर कुछ कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म का बता दीजिए सर। तो एक बात, ऐसा कोई प्रॉब्लम? तो आपको जो ये लेवल बताए गए थे, ये स्टॉप लॉस से साथ ही बताए गए होंगे उस समय पे भी? सर उन्होंने कुछ 800 रुपए के नीचे बताया था सर, उस समय नहीं कर पाए। चलिए अरुण सर, क्या किया जाए? करीब करीब 835 रुपए के दाम पे खरीदारी है वेल्सपन कॉप में। दो कंपनी अच्छी है लेकिन वो चला इतना है, और अब क्या करें इसके अंदर? मेरे ख्याल से सुमित जी इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का ही स्टॉप लॉस शायद सुझाया भी गया होगा। पर करंटली सुमित जी स्टॉक साइडवेज है, और मजबूत सपोर्ट जो है थोड़ा नीचे है, 725 के आसपास है। तो स्टॉक अभी मजबूत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और पैनिक सिचुएशन में मुझे लग रहा है एक डिप कभी भी स्टॉक में आ सकता है।
पर क्योंकि इन्होंने एग्जिट नहीं किया है और अभी भी होल्ड कर रहे हैं, इसलिए फ्रेश स्टॉप लॉस 725 का जरूर मेंटेन करें। 725 इसका मजबूत सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी उसी के आसपास है। तो स्टॉक में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अभी भी मजबूत है। पर 725 के नीचे जाता है तो इसका ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाएगा और ओवरऑल वीकनेस बढ़ सकती है। तो 725 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है मार्केट में अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो स्टॉक अच्छा करना चाहिए। ओके, तो अगर मार्केट स्टेबल होता है वापस तो ये स्टॉक भी बेटर करना चाहिए। सो अभी की केस में आप बने रहो, वो ज्यादा बेटर रहेगा स्टॉक के साथ। स्टॉप लॉस आपको अब लेकिन जो आपको बताएगा उसको जरूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में सुमित सौंदर्याल साहब को 35% प्रॉफिट है। तो इनका पूछना यह है कि क्या बजाज फाइनेंस फिनसर्व में से 35% प्रॉफिट को लेकर या निकलकर बजाज फाइनेंस में शिफ्ट होना चाहिए बोनस और स्प्लिट लेने के लिए? आप क्या राय रखते हो? तो मुझे ऐसा कुछ बड़ा फर्क होना नहीं है, दोनों स्टॉक एक ही साथ चलते हैं। पर बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, तो उसका भी एक असर जरूर पड़ता है। पर ऐसा कोई दिक्कत दोनों स्टॉक में नहीं है और ऐसी कोई एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आपको अच्छा कंपनी में निवेशित है तो निवेशित बने रहे। वैसे बोनस से आपको एक चीज मिलती है कि आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है, क्योंकि बोनस में आपका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बजाज फिनसर्व में भी रहेंगे तो कोई बड़ा फर्क होना नहीं है। अगर आप जस्ट शेयर्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक कॉर्पोरेट एक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अलग चीज है। पर मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ही बने रहेंगे तो वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो और एक बात बताओ अरुण सर, जब भी कभी ऐसा आता है कि ये कंपनी में बोनस आने वाला है, कंपनी में स्प्लिट आने वाला है या कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, सबको बड़ा पसंद आने लगता है एकदम से। वो जैसे टाटा मोटर भी वो डीमर्जर की बातचीत है, बजाज में भी बोनस स्प्लिट आने वाला है, रिलायंस बहुत लोगों ने ले रखा है कि वो डीमर्जर होगा गोइंग फॉरवर्ड। सो ये तरह की जो स्टोरी बनती है, क्या ये या वेदांता फॉर द सेक 4 कंपनियों में डीमर्ज होगा, सो ये जो स्टोरी बनती है ये क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीना 4 महीना या 1 साल 2 साल इनके लिए वैलिड होती है? ये बहुत फर्क पड़ता है क्या कि नेस्ले में हुआ स्प्लिट, शेयर वहीं का वहीं खड़ा हुआ जहां पे स्प्लिट हुआ था, वरुण में हुआ वो भी नीचे आ गया। सो इनमें बहुत फर्क पड़ता है क्या 1-2 साल में? तो मुझे हिस्टोरिकली ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर बोनस आने से आपको एक चीज होती है कि आपका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। बोनस में स्प्लिट में आपका फेस वैल्यू चेंज हो जाता है। तो बोनस शेयर जब भी आते हैं तो आपको डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पर मिलता है, तो वहां पे थोड़ा फायदा जरूर होता है। स्प्लिट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 100 शेयर है, 1:1 स्प्लिट हुआ तो आपके पास शेयर 200 हो जाएंगे। एक सेंटिमेंटली ज्यादा शेयर ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे और थोड़ा बहुत मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है। फंडामेंटली कोई बड़ा चेंज नहीं है अगर आप स्प्लिट करते हैं। और डिविडेंड अगर आता है अगर बड़ा बड़ा डिविडेंड आता है तो डेफिनेटली हम लोग भी कभी कभी स्टॉक को बाई करने की सलाह देते हैं डिविडेंड को प्ले करने के लिए। पर एज सच कुछ लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा कुछ बड़ा आपको पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती है। पर एक हिस्टोरिकली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है। जो भी कंपनी बोनस स्प्लिट देती है या फिर जो डिविडेंड अच्छा देती है तो वैसे कंपनी पे लोगों का भरोसा बढ़ता है, ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, इन्वेस्टर्स ज्यादा बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स ज्यादा बढ़ते हैं, लोगों की रुचि ज्यादा स्टॉक में होती है। पर फंडामेंटली ऐसी कोई बड़ी चेंजेस कंपनी में देखने को नहीं मिलती।